नमस्कार मित्रों, मैं हूं योग चतुर्वेदी और आज हम देखेंगे कि किसी वस्तु को क्षैतिज से, ये जो क्षैतिज मतलब सीधी लाइन, इस क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकने पर जो प्रक्षेप गति होती है, इस प्रक्षेप गति में भी ये जो मार्ग है, ये मार्ग पर वलयाकार प्राप्त होता है। इसको हम डेरिवेशन के रूप में कैसे प्रूफ करते हैं, या इसको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के द्वारा कैसे प्रूफ किया जाता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये आकृति परवलय की है, तो इसलिए डायग्राम देखकर तो कोई बता सकता है कि ये किसका आकार है, तो परवलय का। लेकिन फिजिक्स कहती है कि आप इसको डेरिवेशन के द्वारा, आप इसको गणितीय आधार पर कैलकुलेशन के द्वारा प्रूफ करके बताइए कि ये जो आकार बन रहा है, ये जो मार्ग है परवलय का, ये जो मार्ग है हमारे प्रक्षेप का, वो मार्ग परवलय के आकार का है, पैराबोलिक है। तो यही यहां क्वेश्चन की हेडिंग दी है। पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण, क्षैतिज मतलब ये सीधी, क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेपित पिंड मतलब फेंके गए पिंड वस्तु की गति के लिए सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसकी पहली कंडीशन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जब हमने किसी ऊंचाई से वस्तु को फेंका था और मार्ग परवलयाकार आया था। तो सबसे पहले देखिए, इस डायग्राम में हमने क्या क्या चीजें मानी है वो देख लेते हैं। तो हमने वस्तु को इस पॉइंट O से प्रारंभिक वेग u से ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाकर प्रक्षेपित किया है, फेंका है, जिससे वस्तु ये इस प्रकार घूमकर ये पॉइंट A पर आई है। तो O से A तक का सफर जो वस्तु ने तय किया है, हम मान के चल रहे हैं कि उसने जो क्षैतिज में विस्थापन है वो x तय कर लिया है, जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है वो y तय कर लिया है, और इस O से A तक पहुंचने में जो समय लिया है वो स्मॉल t है। तो यही सारी चीजें अब हमको यहां पर लिखनी पड़ेंगी। माना किसी वस्तु को बिंदु O से प्रारंभिक वेग वेक्टर u से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका जाता है, जिससे वस्तु क्षैतिज विस्थापन x, ऊर्ध्वाधर विस्थापन y तय करके स्मॉल t समय पश्चात बिंदु A पर पहुंच जाती है। अब फ्रेंड्स, ये जो मार्ग बन रहा है परवलय का, ये एक तल में बन रहा है। इसका मतलब ये जो गति हुई है ये द्विविमीय गति है। तो जो प्रक्षेप गति होती है, प्रक्षेप गति एक सरल रेखा में नहीं होती, वो हमेशा एक तल में होती है, इसलिए प्रक्षेप गति द्विविमीय है। और द्विविमीय गति में जितनी भी सदिश राशियां होंगी, उन सब के आपको दो घटक निकालने पड़ेंगे। एक घटक x अक्ष के अनुदिश होगा, जिसको हम क्षैतिज घटक बोलेंगे। दूसरा y अक्ष के अनुदिश होगा, जिसको हम ऊर्ध्वाधर घटक बोलेंगे। तो आपने जिन जिन राशियों का हमको उपयोग होगा इस डेरिवेशन में, उन सब राशियों के हमने यहाँ पर दो घटक लिखे हैं। क्षैतिज घटक, इसका मतलब x अक्ष वाला घटक, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब y अक्ष वाला। तो प्रारंभिक वेग, शुरुआत प्रारंभिक वेग से हुई थी, हमको प्रारंभिक वेग मिला था u, तो इसका क्षैतिज वाला घटक मतलब x अक्ष वाला घटक हमने ux माना और y अक्ष वाला uy माना। तो जब आप किसी भी सदिश राशि को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दो परस्पर लंबवत घटकों में बांटते हैं, तो जो थीटा के पास वाला घटक होता है वो हमेशा क्षैतिज कहलाता है, x में आता है, और इस थीटा के पास वाले घटक की वैल्यू cos में आती है। जो लंबवत घटक होता है उसकी वैल्यू हम y में लेते हैं और उसको साइन के रूप में लेते हैं। ये घटकों में बांटना हमने सीखा है। तो ux हो गया हमारा u cos थीटा और uy हो गया u sin थीटा। अब आप जानते हैं कि इस गति में जब हमने वस्तु को इस बिंदु O से प्रक्षेपित कर दिया
तो फिर वस्तु यहां से जैसे जैसे ऊपर गई और लौट कर नीचे आई, इस पूरे घटनाक्रम में केवल और केवल पृथ्वी ने ही इस पर बल लगाया है, इसके अतिरिक्त और कोई बल नहीं लगा है। तो पृथ्वी बल कहां लगाती है? हमेशा अपने केंद्र की ओर, तो लंबवत लगेगा नीचे की ओर। अगर लंबवत नीचे की ओर बल लग रहा है तो ये लंबवत नीचे वाली जो दिशा है, ये लंबवत दिशा, ये तो y अक्ष की दिशा है। इसका मतलब यदि जो बल है वो y अक्ष के अनुदिश लग रहा है तो वो x अक्ष वाले घटक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसलिए जब हमने इस वेग के दो घटक बनाए थे ux और uy, तो ux घटक था x अक्ष वाला। x अक्ष वाला जो घटक है इस वेग का, इस वेग में पृथ्वी के द्वारा जो बल लग रहा है वो कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इसका मतलब जैसे ही आपने वस्तु को फेंका है तो इस मार्ग में हम कहीं पर भी चेक कर लें, हमको जो वेग की क्षैतिज वैल्यू है वो ux ही प्राप्त होगी। अब चूंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण 0 होगा, इसलिए जो क्षैतिज वाला वेग है वो 0 है। अब बात आती है क्षैतिज वाला त्वरण, सॉरी मैं वेग कह गया, क्षैतिज वाला जो त्वरण है वो 0 है, वेग 0 नहीं है, वेग तो ux है और वेग में परिवर्तन 0 होने के कारण जो त्वरण है वो 0 है। अब बात आती है ऊर्ध्वाधर वाले त्वरण की। ऊर्ध्वाधर ये परपेंडिकुलर वर्टिकल वाली बात चल रही है, तो इस y अक्ष के अनुदिश जो घटक था हमारा वो uy था, और बल कहां लग रहा है पृथ्वी का? इसी के अनुदिश कहां? नीचे की ओर। तो इसका मतलब बल लग रहा है यदि नीचे की ओर, और वस्तु को फेंका है हमने ऊपर की ओर, तो ये तो अपोजिट विपरीत दिशा वाला बल हुआ। तो ये इस वस्तु के ऊर्ध्वाधर वाला जो वेग है इसमें वृद्धि करेगा या कमी? सोच कर देखिए, आप यदि गति के विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो गति कम होगी ना। तो जो पृथ्वी बल लगा रही है वो इस वस्तु का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वेग का, इस ऊर्ध्वाधर वेग में कमी करेगी। यदि वेग में कमी करेगी तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती जाती है ये ऊर्ध्वाधर घटक कम होता जाता है। जब अपने हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तो ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाता है, क्षैतिज 0 नहीं होता। और फिर जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है यही वेग का घटक फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परिवर्तन चल रहा है वो किसमें चल रहा है? ऊर्ध्वाधर घटक में। यदि ऊर्ध्वाधर घटक में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन का नाम ही तो त्वरण है। तो ऊर्ध्वाधर वेग में परिवर्तन होगा तो y अक्ष वाला जो त्वरण है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। अब वो कितनी होगी? तो जब पृथ्वी बल लगाती है तो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो पृथ्वी के कारण जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, और उसको दिखाते हैं जी से। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि वेग में यहाँ कमी हो रही है। जैसे जैसे वस्तु ऊपर जा रही है वैसे वैसे वस्तु के वेग में कमी है। आपने वस्तु को O से प्रक्षेपित किया था, तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर जा रही है वैसे वैसे वेग में कमी आ रही है। इसलिए वेग में कमी तो त्वरण नेगेटिव आएगा। धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण, ये 2 प्रकार के त्वरण हमने पढ़े हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर वेग में कमी है इसलिए ये नेगेटिव आया है। अब विस्थापन की बात आती है तो 2 घटक विस्थापन के भी होंगे। क्षैतिज वाला विस्थापन x है, ऊर्ध्वाधर वाला y है। तो sx हमने x माना है और sy माना है y। समय माना है हमने t। अब t अदिश राशि है, समय एक अदिश राशि है, इसलिए t के कोई घटक नहीं है, t दोनों में t ही है। तो अब ये सारी राशियां मिलेंगी हमको गति के द्वितीय समीकरण में। तो हमने पहले क्षैतिज गति के लिए सॉल्व किया, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो x x x किसमें लगा दिया? जो सब सदिश राशियां थी, t अदिश राशि इसलिए इसमें x हमने नहीं लगाया है। तो sx की वैल्यू x, ux की वैल्यू u cos थीटा, t सेम टू सेम है 1/2, ax की वैल्यू 0, t का स्क्वायर, ये t का स्क्वायर आ गया। तो x की वैल्यू हो गई u cos थीटा इंटू t, ये हो गया 0। अब यहां से जब आप t की वैल्यू बनाएंगे तो इसका पक्षांतर आपको करना पड़ेगा। तो t की वैल्यू बन गई आपके पास x/u cos थीटा।
अब ऊर्ध्वाधर गति के लिए सॉल्व करेंगे तो फिर से गति का द्वितीय समीकरण लगाया, लेकिन अब सारी जो सदिश राशियां थी वो y के फॉर्म में आई, एस वाई यू वाई ए वाई, ठीक है, सदिश राशि है। तो एस वाई की वैल्यू y थी, ऊर्ध्वाधर विस्थापन, यू वाई घटक u साइन थीटा था, t की वैल्यू ये आ गई x अपॉन यू कॉस थीटा, ये 1/2, ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, टी की वैल्यू है x अपॉन यू कॉस थीटा, ये आ गई, ये हो गया ऊपर होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं u से u हो गया कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया टेन थीटा, ये x आ गया, ये माइनस ये प्लस, आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लस माइनस ही आगे माइनस बन जाएगा। अभी एक स्टेप और हम बढ़ा लेते हैं, कैसी कि इस स्क्वायर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो x के ऊपर स्क्वायर जाएगा, नीचे u स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो प्लस माइनस ये माइनस हो गए। अब इसके आगे और हमारा सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, आगे डेरिवेशन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो हमको अब यहाँ ये चेक करके बताना पड़ेगा कि ये जो आ गया इक्वेशन, ये इक्वेशन किस चीज की है। तो इसको समझने के लिए हमने x और y वाली राशियों को छोड़कर बाकी जो भी राशि थी उन्हें कुछ ना कुछ मान लिया। तो पहले मिला हमको टेन थीटा, इसको मान लिया हमने a, फिर हम आगे बढ़े तो एक्स स्क्वायर के साथ में जितना कुछ लिखा है इसको मान लिया b, तो ये ax माइनस बी एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब आप इसमें देखो ये इक्वेशन फिर बन गई परवलय की, जिसमें x के ऊपर 2 की घात है और y के ऊपर 1 की घात है। तो ये समीकरण चूंकि परवलय का है, तो इस प्रकार हमने पुनः सिद्ध कर दिया कि जिस पथ का, जिस मार्ग का हम समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, चूंकि वो परवलय का है, अतः प्रक्षेप का जो पथ है वो परवलयाकार होगा या होता है। तो इस प्रकार आपने इस दूसरी कंडीशन में भी गणितीय आधार पर यह सिद्ध करके बता दिया कि प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार होगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके अच्छे नोट्स तैयार कर लीजिए, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रक्षेप गति से संबंधित कुछ और डेरिवेशन भी करेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।